नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। इसके क्या-क्या एडवांटेजेस है, क्या-क्या डिसएडवांटेजेस है, इंडिया में इसकी क्या हिस्ट्री रही है और भी इससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। आप अक्सर न्यूज़पेपर में आजकल हेडलाइंस आपको यही दिख रहा होगा, चारों जगह इसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें हर जगह वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो आज आइए थोड़ा सा इसको डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो हमारे देश में अलग अलग समय समय पर इलेक्शंस होते रहते हैं, तो उससे कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो उनको डील करने के लिए हमारे सामने एक सुझाव आया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस को फॉलो करें। उसको लेकर कई सारी कमिटीज बनी, उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में इंडिया के लिए सही पाया कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो हमारे देश में जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, बार बार समय समय पर आप देखते हो, जैसे अभी 2024 में कुछ महीनों पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, और अभी हाल ही में अगर आप देखो तो लगातार कई महीनों से किसी ना किसी राज्य में स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस चल रहे हैं। तो इन सभी को एक साथ करवाने की जो प्रोसेस होगी उसे ही हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस बोलेंगे, और उसी को कंडक्ट करवाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया गया है। तो उसको लेकर लगातार अभी न्यूज में चीजें आ रही हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर आप देखें रामनाथ कोविंद पैनल थी, पूर्व हमारे राष्ट्रपति हैं, इनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाई गई थी जिनको वन नेशन वन इलेक्शन की जो फिजिबिलिटी है उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी। 2019 में ये पैनल बना था और अभी फाइनली इनकी क्या आई है, रिपोर्ट आ गई है। उसके साथ साथ 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट आनी बाकी है। इनके अकॉर्डिंग भी इन्होंने ऐसा बोला है कि जल्दी से जल्दी इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और इसका कई सारा फायदा इंडिया को देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें या फिर हिस्ट्री को देखें, तो इतिहास में हमें वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में लागू हुआ मिलता था। जैसे स्टार्टिंग में आप देखो तो 1952 से लेकर 1967 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो लोकसभा के इलेक्शंस होते थे उन्हीं के साथ क्या होते थे, विधानसभाओं के भी चुनाव होते थे। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था, हम कह सकते हैं कि इंडिया में इस समय तक साइमल्टेनियस इलेक्शन कंटिन्यू था। लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के कारण लोकसभा के इलेक्शंस थोड़े से आगे पीछे करने पड़ते हैं, उससे पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो प्रोसेस चल रही थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद 1999 और 2000 के आसपास लॉ कमीशन के अंदर जो बीपी जीवन रेड्डी कमेटी एक बनाई जाती है, वो अपनी रिकमेंडेशन देती है और कहती है कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहिए, इससे हमारे देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर 2000 के बाद फिर वापस ये ठंडे बस्ते में चले जाता मुद्दा, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आते हैं, तो एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाते हैं और बोलते हैं कि इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को अच्छे से और बेहतर करने के लिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन पर फोकस करना चाहिए। फाइनली 2017 में 2015 में फिर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, जो कांग्रेस के एक एमपी की अध्यक्षता में ये इसकी फिजिबिलिटी को चेंज करती है और बताती है कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए। 2017 में सेम चीज नीति आयोग भी करता है रिपीट इसको, कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए। फाइनली 2019 में सरकार सभी की बातों पर ध्यान करते हुए एक कमेटी बनाती है, जिसके बारे में हमने अभी देखा था, रामनाथ कोविंद कमेटी बनाती है, और वही कमेटी लगातार कई वर्षों से काम कर रही थी, और फाइनली उनकी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, और फिर सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाया था, जिस करवाने की कोशिश करी थी, जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन बिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाता है, अभी अभी अगर उसका हम करंट स्टेटस देखें, तो करंट स्टेटस उस बिल का ये है कि पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया था, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उसका विरोध कर रही थी। तो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास उस बिल को भेजा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें, तो इसके की फीचर्स में सबसे पहला है कि एक नया आर्टिकल उसमें जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 82A। उसके अलावा कई सारे अमेंडमेंट्स भी होंगे, जैसे आर्टिकल नंबर 83 में कुछ चेंजेस होंगे, आर्टिकल नंबर 172 और आर्टिकल नंबर 327। आर्टिकल 83 पार्लियामेंट से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर 172 जो स्टेट असेंबलीज हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और आर्टिकल 327 हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, और लास्ट में जो अमेंडमेंट्स हैं उन ये थोड़ा सा चलिए, लास्ट में एक और चीज है, आर्टिकल 83 उसी में कुछ और बदलाव भी होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं की फीचर्स के बाद। करंट स्टेटस, अभी मैंने आपको बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां पर अपोजिशन की जो पार्टीज है वो उसका विरोध कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखें तो कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने,
जैसे एक एक करके उन चैलेंजेस को देखें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो सबसे पहला तो चैलेंज है पॉलिटिकल कंसेंसस। अभी हमने देखा कि अपोजिशन की पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो उनको एक बेंच पर लाना, उनको एक पेज पर लाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उसके बाद डिफरिंग इलेक्शन साइकिल्स, तो अलग अलग साइकिल्स चल रहे हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, या फिर मान लीजिए किसी राज्य में 2027 में चुनाव होते हैं, और इस प्रोसेस को लागू करने की बात 2029 से करी जा रही कि इंडिया में 2029 से हम क्या कर देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर देंगे। तो जो बाद के राज्यों के लिए, या फिर मान लो किसी राज्य में 2027 में चुनाव होता है और 2 साल बाद फिर से उसकी सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या, उनको तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह के कई सारे डिफरेंट जो इलेक्शन साइकिल है उसको लेकर भी चैलेंजेस है। फिर कई सारे लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है, जैसे इतने वास्ट लेवल पर, इंडिया अपने आप में इतना बड़ा देश है, एक साथ बड़े लेवल पर इतना बड़ा चुनाव कंडक्ट करवाना हमारे लिए मुश्किल होता है। कई सारे फेजेस में लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब राज्यों के चुनाव भी एक साथ होंगे तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके अलावा जो फेडरलिज्म है उसको लेकर भी कंसर्न है। जैसे अभी हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राज्यों की पावर वैसे बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो कहता है कि जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये उसके ऊपर एक डेंट की तरह काम करेगा, तो इससे हमारे देश का जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कमजोर होगा। ये कुछ चैलेंजेस है। अब वन नेशन वन इलेक्शन के जो पक्षकार हैं वो कई सारे तर्क देते हैं कि हमारे देश में इसको लागू करना चाहिए। तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज है, हमारे देश के चुनाव में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर खर्चा होता है। जैसे लोकसभा का जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था उसमें 1,20,000 करोड़ खर्चा हुआ था। तो इस कॉस्ट सेविंग को हम यहाँ पर कम करके इंडिया के डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं, तो ये एक इसका फायदा गिना जाता है। फिर उसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, हमारे देश में लॉजिस्टिक्स, जो आपके अलग अलग पर्सनल्स होते हैं, पुलिस हो गई, सिक्योरिटी हो गई, एजुकेशन के जो हमारे टीचर्स होते हैं, ये सब चुनाव में ड्यूटीज पर लगे होते हैं। तो इनका हम और कहीं पर जो उनका एक्चुअल काम है वहां पर अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका तर्क दिया जाता है। फिर लेस डिस्ट्रप्शन इन गवर्नेंस, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर एक बार एक तरीके से रोक लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है, उसके बाद से डेवलपमेंट के काम है वो रुक जाते हैं। तो इससे भी उसका फायदा मिलेगा। उसके बाद स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। अगर एक बार चुनाव हो गया तो पूरी सरकार का फोकस होगा डेवलपमेंट पर, और लगातार 5 साल तक वो काम करने पर फोकस करेंगे, ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे। फिर रिड्यूस्ड इलेक्टोरल प्रेशर, तो लगातार सरकार के ऊपर या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनके ऊपर भी जो इलेक्टोरल प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। उसके अलावा स्ट्रीमलाइन इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो इलेक्शन की प्रोसेस है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। बार बार चुनाव करने में इलेक्शन कमीशन को भी मुश्किलात होती है, उनका भी काम आसान हो जाएगा। जो वोटर्स हैं उनके लिए भी इजी होगा, एक बार में चुनाव में क्या कर दिया, वोट कर दिया, उसमें उनमें भी थोड़ा सा एंथुजियाज्म बना रहेगा। तो इस तरीके से सभी को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर फायदे देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि फायदे बेशक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान भी है। तो नुकसान में पहला, इसमें लैक ऑफ लोकल इश्यूज, या फिर लोकल जो मुद्दे होते हैं उन पर सरकार का ध्यान कम होगा, ऐसी बात कही जा रही है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब चुनाव, सॉरी, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें जो ऊपर के मुद्दे हैं वो हावी होते हैं, लेकिन जो राज्यों के लोकल इश्यूज हैं उनको दबा दिया जाएगा, ऐसा एक कंसर्न है। उसके बाद रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, जब बार बार चुनाव होते हैं तो नेता जनता के बीच जाता है और अपने जो लोग हैं, अपने एरिया के जो लोग हैं उनसे बातचीत करता है, उनसे वोट मांगता है, तो उनके ऊपर उनके प्रति कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी अब फिक्स नहीं हो पाएगी, उनके ऊपर अब अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, कई सारे कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चैलेंजेस होंगे, सॉरी, जो इलेक्शन कमीशन है वो आपस में एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करता है, तो इस तरह की कई सारी चीजें वहां पर आ सकती है। उसके बाद पोटेंशियल फॉर डोमिनेंस, यानी कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसा डर उनके मन, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मन में ऐसा डर है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं और उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके अलावा रिस्क ऑफ हेस्टी डिसीजंस, जल्दी जल्दी में जब चुनाव 5 साल में होंगे तो सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, उनके पास उनके ऊपर ऐसा माना जाएगा कि जो लोकल इश्यूज है वो उनको ध्यान प्राथमिकता ना देते हुए अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन उनके लिए ले सकते हैं। तो इसमें जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है उसमें लेक हो सकता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके आपको स्पेशल मेजोरिटी और आधे से ज्यादा राज्यों का वहां पर समर्थन चाहिए, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए। तो ये सारे हमने देखा कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब हमने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? तो सरकार के सामने नेक्स्ट स्टेप में पहली बात तो अमेंडमेंट को लेकर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, और साथ में आधे से ज्यादा राज्यों का सपोर्ट भी लगेगा।
उसमें उसको लेकर कॉन्सेंसस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जो अलग अलग पार्टीज हैं जो अभी विरोध कर रही हैं उनका समर्थन लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा चुनाव का, जैसे हमने देखा कि 2029 में मान लो ये लागू हो जाएगा, तो उसके बाद से किसी स्टेट असेंबली में मान लो 1 साल पहले ही चुनाव हुआ है, तो उसको तो 1 ही साल का टाइम मिलेगा काम करने का, तो वो भी उसका विरोध कर सकते हैं। तो इस तरीके जो फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन है उसको लेकर भी काम करना पड़ेगा। और जो इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग ऑफिशियल्स हैं, सरकार है, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं कई सारे चैलेंजेस हैं। तो ये सारे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसमें मैंने बताया आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन को हमें कैसे उसको लेकर क्या क्या उसके फायदे नुकसान हैं, सरकार उस पर क्या कर सकती है। तो इसको मेरे हिसाब में बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये लागू होना चाहिए, ताकि हमारे जो नेता लोग हैं वो अच्छे से अकाउंटेबल रहें और जल्दी से उनका पूरा का पूरा फोकस गवर्नेंस और हमारे देश के विकास पर हो। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही लागू होगा, इससे हमारे देश की जीडीपी 1.5% तक बढ़ सकती है। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।